आज का पहला प्रश्न है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय शासकों को अपने खर्च पर अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की स्थायी तैनाती स्वीकार करनी पड़ी। दूसरा कथन है कि अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वायदा किया। तीसरा है भारतीय शासकों को ब्रिटिश अनुमोदन के बिना यूरोपीय लोगों को अपनी सेवा में नियुक्त करने की अनुमति नहीं थी। तो इसमें से कितने कथन जो हैं सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही। बात तो हो रही थी सहायक संधि से संबंधित। सहायक संधि की शुरुआत जो है अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, लेकिन अगर सवाल यह है कि सहायक संधि का जनक कौन था, तो सहायक संधि का जनक जो था वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत जो है 1798 से लेकर 1805 के बीच में इसका बहुतायत मात्रा में इसका प्रयोग किया, और इस नीति का प्रयोग जो है वो भारतीय रियासतों पर राजनीतिक अधिकार स्थापित करने के लिए तैयार किया गया था। इसकी खास विशेषता यह थी कि यह देशी शासकों के साथ की गई संधि थी और रियासतों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसमें कई बातें शामिल थी, जैसे कि अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की तैनाती, जिसे सहायक सेना के रूप में जाना जाता था, और सहायक सेना का रखरखाव का भुगतान जो है वो रियासत ही करेगी। इसलिए जो है वो पहला कथन जो है सही है कि भारतीय शासक ही उस सहायक सेना का खर्च उठाते थे। प्रत्येक भारतीय शासक को अपने दरबार में एक स्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना अनिवार्य था। रेजिडेंट ने पर्यवेक्षक, सलाहकार और ब्रिटिश हितों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, और भारतीय शासक ब्रिटिश अनुमोदन के बिना यूरोपीय लोगों को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते थे। यह भी उन पर सत्य कही, इसलिए तीसरा कथन जो है वो भी सही है। अन्य शासकों और शक्तियों के साथ युद्ध अथवा प्रतिबंध जो है वो भारतीय लगाए गए, जिसे भारतीय शासकों ने भारत के गवर्नर जनरल से परामर्श किए बिना अन्य भारतीय शासकों या विदेशी शक्तियों के साथ संधि या युद्ध नहीं करने का भी भारतीय शासकों ने वादा किया। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीयों को क्या मिला, शासकों को क्या मिला? तो इसके बदले में भारतीय शासकों को रियासतों को बाहरी खतरों से सुरक्षा मिली, आंतरिक सुरक्षा की गारंटी मिली, राज्य के भीतर शासक के अधिकारों को बनाए रखा गया, राज्य की सीमाओं और क्षेत्रों की रक्षा की गई। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कहा कि जब तक संधि की शर्तों का उल्लंघन नहीं होगा तब तक वह राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए दूसरा कथन जो है वो भी सही है। अगर कहें एक बात कहें संधि का उद्देश्य क्या था, तो सहायक संधि का उद्देश्य जो यह था कि प्रत्यक्ष विलय किए बिना भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करना। दूसरा था कि भारतीय राज्यों की तत्कालीन सेनाओं को भंग करके उनके स्थान पर ब्रिटिश प्रशिक्षित और पर्यवेक्षित सैनिकों के माध्यम से भारतीय सैन्य बलों को नियंत्रित करना, और भारत में फ्रांसीसी प्रभाव और गठबंधन को रोकना इस संधि का मुख्य उद्देश्य था। तो इसलिए सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका के कारण लागू किया गया और उसके माध्यम से परस्पर नियंत्रित, जिसके माध्यम से परस्पर युद्धकालीन प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें प्री सेंसरशिप भी शामिल थी। ऑप्शन है प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799, लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823, प्रेस अधिनियम 1835 और पंजीकरण अधिनियम 1867। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799। 1799 से पूर्व प्रेस की प्रकृति जो थी वो अनियमित प्रकार की थी, किंतु इस समय भी संपादक
कारावास, निर्वासन और सरकारी संरक्षण, डाक संसाधनों की वापसी के खतरे के प्रति आशंकित रहते थे। लेकिन कुछ अवसरों पर अनेक गवर्नर जनरलों ने अलग अलग डिग्री में संपादकों को सरकार द्वारा दंडित भी किया और साथ में ही प्रेस के विनियमन के संदर्भ में कोई लिखित नीति उपलब्ध नहीं कराई। 1799 में गवर्नर जनरल रिचर्ड कोली वेलेजली ने सेंसरशिप एक्ट लाकर इस स्थिति को परिवर्तित कर दिया और इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कमीशन के निदेशक मंडल के द्वारा भी अनुमोदित किया गया था। लॉर्ड वेलेजली ने भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका के कारण इसे लागू किया और उसके माध्यम पर से प्रेस पर युद्धकालीन प्रतिबंध लगाया, जिसमें प्री सेंसरशिप भी शामिल थी। इन प्रतिबंधों को विचारशील विचार रखने वाले लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान थोड़ा कमजोर किया गया और 1818 में प्री सेंसरशिप को भी खत्म कर दिया गया। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में विचार करना है कि उन्होंने भारत में पहली बार एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और गवर्नर जनरल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पूरे उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के लिए स्थानीय शिक्षा की थॉमसोनियन प्रणाली की सिफारिश की गई और उन्होंने दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। तो कितने कथन जो हैं वो सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। सी ऑप्शन का जो है वो सही है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी को अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, जिन्होंने 1838 से 1849 के बीच उन्होंने भारत में 1848 से, सी ऑप्शन सही इसका है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात की तो इसके सी ऑप्शन जो है सही है और लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। डलहौजी ने ही उच्च शिक्षा के साथ साथ जन शिक्षा दोनों के लिए व्यवस्था करते हुए भारत में औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। रेलवे में यात्री रेलगाड़ियां, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ और एक समान डाक सेवा प्रारंभ डलहौजी ने ही किया, जिसे डलहौजी ने सामाजिक सुधार के 3 महान इंजन कहा। मतलब रेलगाड़ियां, यात्री रेलगाड़ियां, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ और एक समान डाक सेवा जो डलहौजी ने प्रारंभ किया, और डलहौजी इन्हें सामाजिक सुधार के 3 महान इंजन कहता था। डलहौजी से पूर्व लोक निर्माण कार्य सैन्य बोर्ड करता था। डलहौजी ने के समय ही पहली बार एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई और सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों पर बड़ी मात्रा में धन खर्च किया जाने लगा, जिसमें सिंचाई कार्य प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। 1843 में उसने उत्तरी पश्चिमी प्रांतों का लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमस को बनाया और उन्होंने इस पद को 10 वर्षों तक संभाला। 1853 तक उन्होंने 897 प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की, जो पूरे क्षेत्र में बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करती थी। स्थानीय शिक्षा में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ही अन्य राज्यों में भी स्थानीय शिक्षा की थॉमसोनियन प्रणाली के रूप में अपनाया गया। सिखों के लिए लाहौर और भैरोवाल की संधियों की शर्तें, साथ ही प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में उनकी हार अत्यंत अपमानजनक थी। मुल्तान के गवर्नर मूलराज द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या ने डलहौजी को पंजाब पर आक्रमण करके उसे पूरी तरह अपने अधीन करने का अवसर प्रदान किया। 16 नवंबर 1948 को लॉर्ड गफ के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं ने सीमाएं पार की। रामनगर, चिलियावाला और गुजरात में
दोनों सेनाओं के बीच मुठभेड़ें हुई जिसमें सिख पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार करने का निर्णय किया और तर्क दिया कि जब तक पंजाब के लोगों को युद्ध करने में साधन और अवसर मिलते रहेंगे तब तक पंजाब में कभी शांति स्थापित नहीं होगी। 29 मार्च 1849 की घोषणा के द्वारा पंजाब का अधिग्रहण कर लिया गया और महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दे दी गई और अंग्रेजों ने पंजाब का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। इसलिए इसके तीनों कथन जो हैं सही है। अगला प्रश्न है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के प्रशासन को 4 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्राप्त गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दिया। परिषद का निर्णय बहुमत से किया जाता था और गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय पर वीटो शक्ति करने की शक्ति प्राप्त थी। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को, जिसमें खासकर बंगाल को नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश इंडिया सरकार के कुशासन के कारण पारित किया गया था, जिसमें दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इस अधिनियम के तहत कंपनी के मामलों में सरकार को कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के प्रशासन को 4 सदस्यों की एक परिषद के द्वारा सहायता प्राप्त गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दिया। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। परिषद के बैठकों की अध्यक्षता गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती थी, किंतु बहुमत का निर्णय सभी पर बाध्य था। ठीक है, और मत बराबर होने की स्थिति में गवर्नर जनरल के पास केवल एक निर्णायक वोट देने का अधिकार होता था। ठीक है, इसीलिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। परिषद के कोरम के लिए मतलब कि 3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी। गवर्नर जनरल और पार्षदों के संबंध में अधिनियम में प्रावधान किया गया था। इसी आधार पर वारेन हेस्टिंग्स को पहले गवर्नर जनरल के रूप में क्वेलरिंग, फ्रांसिस, मॉनसन और बॉरवेल को 4 सदस्यों के रूप में नामित किया गया था। अपनी नियुक्ति के समय बॉरवेल पहले से ही कंपनी की सेवा में भारत में उपस्थित थे और अन्य 3 पार्षद जो हैं वो अक्टूबर 1974 में भारत पहुंचे। ये नए पार्षद जो थे वो इंग्लैंड से इस दृढ़ पूर्वाग्रह से भारत आए थे कि वारेन हेस्टिंग्स तथा बंगाल की कंपनी की पूरी सरकार भ्रष्ट आचरण से लिप्त है। क्वेलिंग, फ्रांसिस और मॉनसन में से फ्रांसिस सबसे योग्य और सबसे महत्वाकांक्षी थे। उनकी महत्वाकांक्षा वारेन हेस्टिंग्स की जगह लेने और उनके उत्तराधिकारी बनने की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की फॉरवर्ड पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसे ऑकलैंड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसने ब्रिटिश और रणजीत सिंह के अधीन सिख साम्राज्य के बीच संघर्ष को उत्पन्न किया। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, कि केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला कथन जो है वो सही है। क्योंकि 1836 में जब लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल बनकर भारत आए तब तेहरान से रूसी आक्रमण के संबंध में चिंताजनक एक रिपोर्ट आई और मध्य एशिया में रूसी महत्वाकांक्षा की शुरुआत जो है 1801 में जॉर्जिया के अधिग्रहण से शुरू हुई थी। 1811-13 और 1826-28 के रूसी फारसी युद्धों में फारस की पराजय हुई
और उसे कैस्पियन सागर के आसपास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रूस को सौंपने के लिए विवश होना पड़ा। और साथ ही में फारस को समुद्र में सशस्त्र जहाजों को रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। फारस में रूसी प्रभाव ने ब्रिटिश प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर दिया और यूफ्रेटिस नदी के रास्ते भारत तक एक नया मार्ग स्थापित करने की अंग्रेजी योजना को विफल कर दिया। ऑकलैंड सरकार ने फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई और शाहशुजा और रणजीत सिंह के साथ त्रिपक्षीय संधि जो जून 1838 पर हुई थी उस पर हस्ताक्षर किए गए। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, पहला कथन जो है वो सही है। अगर संधि के प्रावधानों की बात करें तो शाहशुजा को सिखों की सशस्त्र सहायता से काबुल की गद्दी पर पुनः बैठाया गया और कंपनी के द्वारा पृष्ठभूमि में रहते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जानी थी। बदले में शाहशुजा ने अंग्रेजों और सिखों की सलाह से अपने विदेशी संबंधों को संचालन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसी बीच पूरी राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित हो गई। फारस की खाड़ी में कर्राक में ब्रिटिश अभियान दल के भेजे जाने से फारस का शाह इतना भयभीत हो गया कि उसने 9 सितंबर 1838 की हेरात की घेराबंदी समाप्त कर दी और इंग्लैंड के कूटनीतिक दबाव में रूसी सरकार ने काबुल से अपने दूत वापस बुला लिए। इस प्रकार वह मूल कारण समाप्त हो गए, जिसके कारण ऑकलैंड को सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया गया था। लेकिन ऑकलैंड ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने की योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और उसने इनका लक्ष्य उत्तरी पश्चिमी सीमा से होने वाले आक्रमणकारी योजनाओं के विरुद्ध एक स्थायी अवरोध स्थापित करना था। उनका मानना था, ऑकलैंड का मानना था कि उसकी योजना को रद्द करने से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त दोस्त मोहम्मद जो अफगानिस्तान से संबंधित था के अलगाव ने अफगानों को सबक सिखाने के लिए ऑकलैंड को एक सुनहरा मौका प्रदान किया। इसके बाद सर जॉन कीन की कमान में एक अंग्रेजी सेना ने बोलन दर्रे से आगे बढ़ते हुए कंधार और गजनी पर कब्जा कर लिया और अगस्त 1839 में विजयी होकर काबुल में प्रवेश किया। दोस्त मोहम्मद ने 1840 में आत्मसमर्पण कर दिया और उससे बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया। शाहशुजा का अफगानिस्तान का अमीर घोषित कर दिया गया, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के लिए हंटर आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करें कि इसने माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर बल दिया और हंटर आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए अनुदान सहायता का सुझाव दिया और आयोग की अधिकांश सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन की तीनों कथन जो है गलत है। क्योंकि 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य जो था वो 1854 के वुड डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना था और इसके तहत निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के लिए सुझाव देना था। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए राज्य के विशेष उत्तरदायित्व पर बल दिया और इसने सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा को सरकार के सतत पर्यवेक्षण नियंत्रण के तहत नगरपालिका और जिला बोर्डों की देखभाल में सौंपा जा सकता है। जहां तक माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न था, सामान्य सिद्धांत यह निर्धारित किया गया कि पाठ्यक्रम के दो भाग होने चाहिए, एक जो है साहित्यिक होना चाहिए, एक व्यवहारिक होना चाहिए। साहित्यिक शिक्षा जो छात्रों को विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करेगी और वाणिज्यिक शिक्षा जो है वो वाणिज्य को व्यावसायिक कैरियर का अवसर प्रदान करेगी। आयोग ने अनुदान सहायता प्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए इसके विस्तार का आग्रह किया। एक सामान्य सिद्धांत निर्धारित किया गया था कि सरकार को माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्यक्ष प्रबंधन से यथाशीघ्र हट जाना चाहिए, इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं। आयोग ने प्रेसिडेंसी शहर के बाहर महिला शिक्षा के लिए अपर्याप्त सुविधाओं की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया
और इसके प्रसार के लिए सुझाव भी प्रदान किए। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में कोई भी सिफारिश नहीं की कि यह उसके संदर्भ में नहीं था, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। हंटर आयोग की अधिकांश सिफारिशें जो है सरकार के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी, इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।